नमस्कार। विद्या भारती के रज्जू भैया संवाद केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हम लोगों ने इस विषय पे पुनः बात करी थी कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर का क्या प्रभाव होगा। बच्चे प्रभावित होंगे ऐसा बार बार संकेत दिया जा रहा है, तो वो बच्चे कैसे उससे प्रभावित होंगे, कैसे हम उनकी देखभाल करें, कैसे उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, इन विभिन्न विषयों पे हम लोग निरंतर जागरूकता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आपको अगले 6 माह तक निरंतर ऐसी परिचर्चाएं मिलती रहेंगी। आज हमारी परिचर्चा में कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हेमचंद जी भाई साहब कर रहे हैं। श्री हेमचंद जी विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, उसमें लगभग 1100 विद्यालय, 4 लाख छात्र और 15,000 आचार्य हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में कार्य करना है, ऐसा इनका लक्ष्य है। उनके बगल में दाहिनी तरफ आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर संदीप तिवारी जी हैं। डॉक्टर संदीप तिवारी एक ख्यातिलब्ध सर्जन हैं, बहुत ही समाज से जुड़े हुए और मरीजों के लिए सहज उपलब्ध डॉक्टर के रूप में लोकप्रिय हैं। वर्तमान में KGMU के ट्रॉमा सेंटर के CMS हैं और हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए आज उपलब्ध हैं। डॉक्टर संदीप तिवारी के दाहिने आज हमारे विशेष वक्ता वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री P वेंकटेश्वर लू जी हैं। श्री लू ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कार्य किया। जिन जनपदों में आप जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, विभिन्न पदों पे आपने कार्य किया, वो जिले बड़े स्मरण के तौर पे आपको याद रखते हैं। प्रशासनिक क्षमता बेजोड़ होने के साथ साथ आपने आध्यात्म में भी बहुत काम किया और विभिन्न ग्रंथों के साथ साथ गीता पर महारत हासिल की। आज हम श्री वेंकटेश्वर लू जी के माध्यम से बच्चों के माँ बाप को आध्यात्मिक चेतना देने का प्रयास करेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम मुख्य वक्ता डॉक्टर संदीप तिवारी जी से आग्रह के साथ करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तीसरी लहर और बच्चों का अधिक प्रभावित होना, इसकी क्या संभावनाएं लग रही हैं? कैसे हम लोग इससे बचाव करें? कैसे बच्चों को हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रेरित करें? माँ बाप को क्या गाइडेंस दिया जा सके? और अगर बच्चे प्रभावित हो ही जाएं तो प्रारंभिक अवस्था में कैसे उन लक्षणों को हम पहचानेंगे, फिर किस तरह से मेडिकल एड उनको उपलब्ध कराई जाए, इस पे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जी सौरभ जी, जैसा कि आप लोगों ने विभिन्न न्यूज़ चैनलों में और अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं अगर तीसरी लहर आती है, जिसके की आने की संभावना तो है ही है, क्योंकि अब जब ये वैश्विक महामारी है तो ये 2-3 साल 4 साल तक हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को इस महामारी के साथ जीना सीखना है और उस जीने का तरीका, जीवन शैली क्या होनी चाहिए, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी जो बात ये आ रही है कि इसमें बच्चों का ज़्यादा प्रभावित होने की कितनी संभावना है। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है, हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए जो 2 लहरें थीं या जो अन्य देशों में तीसरी लहर का इफेक्ट आया है, उनको देखते हुए ये आशंका है, अभी इसको हम 100% नहीं कह सकते हैं कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। हो सकता है तीसरी लहर में बच्चे ना भी प्रभावित हों। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये बताने लायक है वो यही है कि हम लोगों का एज ए चिकित्सक देखा जाए, अगर चिकित्सक की तरह अगर हम देखें तो हमारा जो अनुभव रहा है, जिन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लग गई थी और अगर उसके बाद वो संक्रमण उनको हुआ है, तो वो संक्रमण उनके अंदर उतना प्रभावी नहीं था, वो उतना सीरियस नहीं था। तो बच्चों में संक्रमण कम हो, इसके लिए पहला तो आवश्यक ये है कि हम लोग जितने भी वयस्क हैं, जो भी 18 वर्ष से ऊपर के हैं,
वो लोग प्राथमिकता इसको देते हुए, अन्य कार्यों को ना प्राथमिकता देते हुए, वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देते हुए अपना अपना वैक्सीनेशन करा लें। दूसरी चीज, अब अगर मान लीजिए कि वैक्सीनेशन उस समय तक नहीं पूरा हो पाता या हो भी गया है, तो सवाल ये उठ सकता है कि भाई हमको वैक्सीनेशन हो गया, हमको संक्रमण का असर नहीं होगा या कम होगा, लेकिन हम कैरियर तो हो सकते हैं। तो कैरियर के लिए ये बात हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं और हर चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ये बातें कही जा रही हैं कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी 6 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ये जो थोड़ा ढिलाई हो जाती है, ये पहली लहर के बाद भी हम लोगों ने देखा था और ये दूसरी लहर के बाद भी, अब जैसे ही अभी 2 दिन हुआ, अभी कल से लॉकडाउन खुला है, अगर आज आप स्थिति देखेंगे तो 35, 40, 50% लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया और वो सड़कों पर घूम रहे हैं। तो हमको ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम अगर बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, हमारा कोई कार्य नहीं है, हम अपनी दिनचर्या को एक संतुलित तरीके से जीना पड़ेगा हमें। हमारे पास कार्य पे, अभी सरकार ने भी कहा है कि जो सरकारी संस्थान हैं और जो प्राइवेट संस्थान हैं, उनमें 50% से लोगों को, ज़्यादा लोगों को ना बुलाया जाए। वो मंशा सिर्फ यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन रखी जाए। और हम किसी के भीड़ भाड़ के इलाके में गए, किसी के सांस के कण हमारे कपड़ों पे पड़ रहे हैं, हाथ पे पड़ रहे हैं, तो वो वायरस हमारे कपड़ों पे, हाथ पे, सब पर होता है। हाथ तो हम धो लेते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या? तो इसलिए जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी कि हम लोग बाहर के चप्पल जूते पहन के अपने रसोई घर में और घरों में नहीं घुसते थे, तो एक ये नियम बना लेना चाहिए कि हम बाहर से जब चलकर आएंगे तो हम जूते चप्पल को अपने दरवाजे के बाहर उतार देंगे। तो हमें बच्चों में कहीं ना कहीं ये एक उनके अंदर आदत डालनी पड़ेगी कि ठीक है, अभी कोरोना काल में हमको बाहर निकलना मना है, चलिए मान लीजिए, तो हम घर के ही अपने किसी ऐसे स्थान में जहाँ पे स्वच्छ हवा का प्रवाह हो रहा हो, उसमें सुबह जल्दी उठ करके और हम थोड़ी देर योगाभ्यास कर लें, प्राणायाम कर लें, थोड़ी सी वहाँ पे एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा वहाँ पे व्यायाम करें। इसकी आदत उनको हमें अवश्य डालनी है। दूसरी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है साइकिल, जो कि आजकल बच्चों ने चलाना बिल्कुल छोड़ दिया है। कुछ ना हो, सुबह उठ करके आधे घंटे, 1 घंटे के लिए साइकिल पे निकलने। साइकिल में एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि आप अकेले हैं। मोटरसाइकिल में फिर भी 2 लोग हैं, साइकिल में आप अकेले बैठ के चला रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग है। प्लस आप जब चल रहे हैं तो आप ना पैदल वालों के साथ हैं, ना सड़क वालों के, मोटर गाड़ी वालों के साथ है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहती है और आपकी एक्सरसाइज भी होती है। और साइकिलिंग आप मास्क लगा करके अगर कर रहे हैं तो एक ये बहुत ही सुरक्षित और अच्छा तरीका है व्यायाम करने का। तो साइकिलिंग को जरूर अपनी रोजमर्रा में शामिल करें और कुछ ना कुछ योगाभ्यास करने की उनकी हमको आदत अवश्य डालनी पड़ेगी। एक योग चिकित्सक के पास जाकर के उसकी सलाह लें और उसके हिसाब से कार्य करें। तो अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो तीसरी लहर से हम मजबूती से बिल्कुल निपट पाएंगे, उससे बिल्कुल लड़ पाएंगे और इसको पूरी तरीके से हराने में कामयाब होंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो अभिभावक हमारी परिचर्चा को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इन सभी बातों को नोट कर लें, जिससे आने वाले समय से पहले ही हम इसकी तैयारी करते रहें और अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएँ। लू साहब, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, विभिन्न जनपदों में आपकी नियुक्ति रही, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपने बहुत से विभागों को भी देखा है। आपको क्या लगता है कि अगर तीसरी लहर आई और बच्चे ज़्यादा संक्रमित हुए तो बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को और सराउंडिंग को कैसे व्यवहार करना चाहिए? और सबसे बड़ा जो चैलेंज, जैसे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर संदीप तिवारी जी ने बताया कि लोग घबरा गए, इसको एक हीन भावना के तौर पे लिया, तो मानसिक रूप से भी कैसे वो सशक्त हों लोग? मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर रज्जू भैया संवाद केंद्र में बहुत मूल्यवान शिक्षाएं इस वेबिनार के माध्यम से जो हमारे शिक्षक है, अभिभावक है और हमारे जो बच्चे हैं उन तक ये बातें पहुंचाई जा रही है। ये बहुत ही पवित्र कार्य है और देश को निर्माण के लिए
और इस विशेष रूप से लोगों की जो सावधानी वाली बात है, और डॉक्टर संदीप तिवारी जी ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। हमारी जो भारतीय संस्कृति के जो रहन सहन, खान पान, शहरी क्षेत्रों की तुलना में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों वालों को पूरा छूट दे दिया जाए, भाई ये लोग मास्क ना पहने, दूरी ना बनाए रखें और इसकी जो सावधानी बरतनी है वो ना बरते, ऐसी बात नहीं है, उसका अर्थ नहीं निकालना नहीं चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ लोग प्रभावित हुए हैं। तो लेकिन कुल मिला के जो इस समय चूंकि अभी कंपैरेटिवली ये फ्री पीरियड है, इस दौरान सभी लोग मिलके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का जो कार्य है, इस बार हमारे जो शासन की तरफ से जो सुविधा मिलेगा, अदरवाइज बच्चे एग्जाम में तो बहुत तनावग्रस्त होते हैं, इस बार तो उनको इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल के बच्चों को उस तनाव से एक हद तक उसमें मुक्ति दिलाई गई है। उससे अभिभावकों को भी काफ़ी राहत मिली है और बच्चों को भी। अदरवाइज तो बच्चे एक इस समय तो ये कोविड का के भय से बहुत सारे दिन समय बिताया लोगों ने, और अपनी जो रूटीन ज़िंदगी जो है बहुत डिस्टर्ब रही है, और पेरेंट्स भी परेशान रहे हैं। अब ये एग्ज़ाम दूसरी और बोझ पड़ जाता है तो हो सकता है कि बहुत सारे टेंशन की वजह से इनकी इम्यूनिटी और कम हो जाती, और था उसमें मानसिक रूप से वैसे भी कोविड से उनके जो बाहर जाके बच्चों से मिलना जुलना खेलना ये सभी उनका रूटीन डिस्टर्ब हुआ था। मेरे ख्याल में अब थर्ड वेव में इस तरह की समस्याएं हैं अब नहीं होंगी। एटलीस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन लोगों में कुल मिला के इससे सबक लेके भगवत सत्ता की ओर, पवित्रता की ओर जानी पड़ेगी। असली बात सब लोग मिलजुल के यदि हम लोग अच्छी भावना के साथ काम करेंगे, विवाद खड़ा करने की बात नहीं है। जो व्यक्ति जिस लेवल पे जो कार्य कर सकता है ईमानदारी से करना चाहिए, भले सावधानी बरतते हुए करें। ये बहुत अच्छी बात है। इस बार जो बहुत सारे डॉक्टर्स है, हमारे जितनी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेस वगैरह है और प्रशासनिक अधिकारी है, सब लोगों का इस बार कोरोना का उसको टीका भी लग गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये लोग थर्ड वेव में प्रशासनिक रूप से व्यवस्थाएं करने वालों की कमी नहीं आएगी, व्यवस्थाओं की कमी नहीं होगी। बट लेकिन फिर भी जब पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको अटेंशन देना, उसको देखभाल करने में दिक्कत जरूर होती है। ये हालांकि होम आइसोलेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद काफ़ी राहत मिली है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा संख्या में हॉस्पिटल में यदि पेशेंट्स को एडमिट करेंगे उसकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में रह के बहुत परेशान हुए हैं। हार्मोनियस एटमॉस्फेयर बनाने में दिक्कत होती है। तो इन सब का आधार अध्यात्म विद्या है, और सकारात्मक सेवा करने के लिए भी अध्यात्म विद्या का जो महत्व है, तो अध्यात्म विद्या के बारे में भी जो मॉडर्न विज्ञान, अध्यात्म विद्या को दोनों को साथ साथ लेके चलते हुए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मुझे पूरी आशा है। और हमारे जो सौरभ जी जिस ढंग से ये कार्यक्रम लगातार चलाएंगे, तो हमारे जो ऋषि मुनियों का विज्ञान और मॉडर्न विज्ञान को साथ लेते हुए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका योगदान, तो सबको मिलाते हुए जो पॉजिटिव सकारात्मक सत्ता को, शक्तियों को एकत्रित करके हम लोग थर्ड वेव को भी परास्त करेंगे। और हमारे जो भारतीय जो आध्यात्मिक सत्ता है, हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए भी ये पूरी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में पूरा योगदान देगा, मुझे पूरी आशा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लू साहब। जो अभिभावक देख रहे हैं परिचर्चा को, वो देख पा रहे होंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि लू साहब का शरीर एकदम स्वस्थ है, एकदम स्लिम ट्रिम है। इसका मतलब आध्यात्म परिलक्षित होता है शरीर के ऊपर। तो आप लोग भी प्रेरित होइए और निश्चित रूप से ईश्वर उपासना, आध्यात्म चिंतन, योग, यम नियम प्राणायाम, इसका सबका अनुपालन प्रारंभ करिए, जिससे हम लोग तीसरी लहर को सहज तरीके से पार कर पाएंगे। हेमचंद जी भाई साहब, आपने पूरा जीवन बच्चों के बीच में दिया और निरंतर आप पूरे देश का भ्रमण करते रहे, सुदूर पहाड़ों तक आप एकल विद्यालयों में जहाँ लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ तक आप गए। आपको क्या लगता है कि बच्चों का क्या भाव हो, जैसे डॉक्टर संदीप तिवारी जी ने जो उपचार बताए या लू साहब ने जो उपचार बताए, तो बच्चे सहज कैसे इसे स्वीकार करें? डॉक्टर संदीप जी ने तो ये जो अपना तीसरी लहर आएगी और उससे बचाव के सारे उपाय बताएं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना,
उसके लिए एक्सरसाइज करना, योग करना, प्राणायाम करना। और लू साहब ने आध्यात्मिक दृष्टि से उसको कैसे अंदर लेना और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये जो एक भावना से विषय रखा है कि अच्छे कर्म करो, और उसमें अच्छे कर्म हमारे कहाँ के सेवा भाव से काम करना। तो सेवा भाव से अगर व्यक्ति काम करता है तो जो सब कुछ है वो भगवान को समर्पित है। गीता में वैसी किया है, भगवान ने कहा जो मेरे को समर्पित करके काम करोगे वो उसमें सफलता ही मिलेगी, तो मेरे को ही प्राप्त होगा। तो इसलिए ये सब बातें बहुत अच्छी आई हैं। मुझे लगता है कि ऐसा सभी लोग करने लगेंगे तो जो तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, अगर सब भारत के वासियों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और इस प्रकार का सब व्यवहार होने लगेगा, तो मुझे लगता है कि तीसरी लहर भारत में आएगी ही नहीं। और अगर आ गई और आने के बाद कह रहे हैं कि उसका प्रभाव ज़्यादा बच्चों पर पड़ने वाला है, तो मुझे लगता है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की बातचीत अभी जैसे हुई है, तो बच्चों की जितनी अच्छी इम्यूनिटी हम बढ़ा सकेंगे तो उतना बच्चों को कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। इम्यूनिटी क्या है वो तो हम सब जानते ही हैं। अब इसमें कई प्रकार से है, व्यायाम करना, कुछ योगासन करना, कुछ प्राणायाम करना, कुछ जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा साइकिलिंग करना, तो अच्छी बातें बताना। तो इम्यूनिटी में एक तो शारीरिक की भी क्षमता अच्छी चाहिए, उसके साथ साथ में मन अच्छा चाहिए। तो मन अगर ठीक है, मन सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से अभी जो दूसरी लहर आई थी उसमें अनेकों लोगों को हमने देखा कि शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छे थे। डॉक्टर साहब को भी इसका अनुभव हुआ होगा। और अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। ऐसे हमारे सामने बहुत उदाहरण आ गए। स्पोर्ट्समैन थे, अच्छी शारीरिक क्षमता थी, लेकिन कोरोना हुआ तो मन से हार गए। तो मन से हार गए तो वो कोरोना को हरा नहीं पाए, वो खुद हार गए। तो ऐसे अनेकों प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आए हैं। इसलिए मन भी अच्छा चाहिए, और प्राण जो तीसरा कहा है कि प्राण की शक्ति भी अच्छी चाहिए, प्राण बलवान चाहिए। तो उसके लिए जो प्राणायाम है, जो भी बताया आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे जो अष्टांग योग जो हमारे वहाँ कहा है, उसके आधार पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब बच्चों में सहज कैसे हो, जो आपने इस प्रकार का एक बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है। मुझे लगता है कि 3-4 प्रकार से, जैसे मेरे बारे में कहा कि मैं जगह जगह जाता हूँ, बच्चों के बीच में ही रहता हूँ, तो कई उदाहरण आते हैं, कई प्रसंग देखने को आते हैं वो जिसका हमको अनुभव है। प्रत्यक्ष परिवार का अनुभव तो नहीं है, अपने कभी घर में गए, परिवार में गए, कभी भाई बहनों के बच्चों को देखा, तो उसमें कुछ जानकारी आती है। लेकिन सामान्यतः हमारा तो परिवार है नहीं, लेकिन बड़ा परिवार है, लेकिन इतने बच्चे हमारे हैं, हम जगह जाते हैं, तो उसमें से अनुभव आता है कि हमारे आचार्यों के गए अनुभव भी आते हैं कि एक तो बच्चा अनुकरण से सीखता है, तो उससे जो बड़ा वाला है, उसका जो मॉडल है, तो वो जैसा करता है वैसा बच्चा करता है। तो इसलिए अच्छा अनुकरण करवाना। अगर उसकी माताजी टीवी देखती है, हम अभिभावकों से ये चर्चा भी करते हैं, और बच्चों से कहते तुम पढ़ो, तो हमने देखा है कि बच्चे पढ़ते नहीं उस समय। वो दूसरे कमरे में बच्चे बैठे तो रहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो या तो कॉमिक्स निकाल रहा होगा, कोई और किताब निकाल रहा होगा, और जैसे अगर माताजी पिताजी आगे तो एकदम से उसको बंद करके फिर वो दूसरी अपनी किताब कुर्सी की निकालने लगता है। तो वो दूसरा ये देखता है कि माँ बाप जो हमारे दूसरे कमरे में बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, इसमें टीवी में क्या चल रहा है, उसका कान टीवी में ही होता है, उसकी किताब में नहीं होता है। अगर घर के उसके माताजी पिताजी अच्छे सीरियल देखते हैं, बहुत अच्छे सीरियल आते हैं, कोई महाभारत, रामायण वगैरह ही सीरियल देखते हैं, बच्चों को बैठा करके देखने वाले अगर वो सीरियल देखते हैं या इस प्रकार की पिक्चर देखते हैं, और उसके बाद बच्चों से कहते हैं कि भैया पढ़ो, और माँ कहती है, पिताजी कहते हैं चलो तुम भी पढ़ो, मैं भी तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ, वो अगर कोई धार्मिक किताब निकाल दी, कोई गीता की पुस्तक निकाल दी, तो बच्चा सोचता है कि मेरी माताजी भी पढ़ रही, मेरे पिताजी पढ़ रही, मुझे तो पढ़ना ही चाहिए। तो ऐसा जो उसका आइडियल है, माने उसके माताजी पिताजी उसके सबसे बड़े आइडियल होते हैं व्यक्ति, वो अब सबसे अच्छी अपनी माँ को कहता है। हर एक बच्चे को पूछना आप, वो अपनी माँ को ही अच्छा कहता है, मेरी माँ जैसा कोई नहीं है, मेरे पिताजी जैसे कोई नहीं है, ऐसा वो कहता है। तो माँ बाप जैसा कर रहे हैं वैसा वो बच्चा करता है। इसलिए सहज होने के लिए माँ बाप व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, माँ बाप प्राणायाम सवेरे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, माताजी पिताजी काढ़ा पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। जो भी सारी बातचीत आज माँ ही तो कहीं फास्ट फूड नहीं खा रही है, माँ ही कहीं चॉकलेट तो नहीं खा रही है। तो ये अगर माँ खा रही है तो बच्चा अवश्य खाएगा,
इसलिए मुझे ऐसा लगता है, एक तो अब माँ बाप को, उनके अभिभावकों को कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से उदाहरण अपने सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि वो अनुकरण से सीखता है। जैसा करता है व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, वैसा ही बच्चा करता है। वो हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी, हमारे शिशु वाटिका में आने वाले बच्चे भी, मैंने देखा है कई बार, हमारी शिशु वाटिका जो हम जिसको नर्सरी केजी कहते हैं, नर्सरी की बच्ची भी अगर उसकी दीदी, उसकी आचार्य विद्यालय में जैसा हाव भाव करती है पढ़ाने के लिए, मैं कई बार जब घरों में जाता हूँ संपर्क के लिए, तो बच्ची 4-5 छोटे बच्चों को बैठा करके वैसा ही कर रही होती है। वो मैडम बन गई होती है, वो आचार्य बन गई होती है कि वो से डंडा ले रखा है, कि पीछे हाथ कर रखा है, कि पर्स लटका के बात कर रही है। तो वो अपने आचार्य को जो कर रही है, उसकी आचार्य दीदी, वही वहाँ जाके करती है। वो तो अनुकरण से सीखता है। इसलिए उनको उनके सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक मेरे को ध्यान, तो ये भी हम बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं। जो अभी भाई साहब ने कहा, लूज साहब ने, कि भाई आध्यात्मिक वातावरण, तो वृक्ष क्या है, वृक्ष देता ही है ना। तो वृक्ष लगाएंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी, पौधा लगाएंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी, उसको पानी देना, इस प्रकार का। तो पशु पक्षियों को दाना देना, पानी पिलाना, इस प्रकार का जो वातावरण घर के अंदर होगा, पर्यावरण सुरक्षा का वातावरण होगा, तब भी बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ेगी और एक सहज आध्यात्मिक भाव निर्माण होगा, उनका मन भी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि जो अगली बात है, जो लोरी अपने घर के अंदर पहले होती थी, लोरी सुन करके बच्चा सोता था, प्रभाती होती थी, जो बता डॉक्टर साहब ने, संदीप जी ने कहा कि भाई सवेरे जल्दी उठना। तो हमको अगर राम रक्षा स्तोत्र याद है या हनुमान चालीसा याद है, आज है, तो हमने कभी पढ़ी नहीं वो। बाद में उसके उच्चारण के लिए हमने उसको देख लिया बाद में, लेकिन हम अपनी माता जी बोलती थी, हमारे पिताजी सवेरे गुनगुनाते थे, नहाते समय बोलते थे, तो वो धीरे धीरे हमको याद हो गया। वो हमारे योगी जी ने भी कहा कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हम वैक्सीनेशन पहले करेंगे, उनके माता पिता की। तो वैक्सीनेशन सब लोग करें, इसी आग्रह के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद हेम जी भाई साहब। जो अभिभावक परिचर्चा को देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं कि उन्हें बच्चे के लिए अनुकरणीय उदाहरण देना है, उसको आदेश नहीं देना है या उसको दंडित नहीं करना है। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस परिचर्चा में, लू साहब प्रशासन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हेम जी भाई साहब की बातचीत से निकल के आया कि चैलेंज सबसे बड़ा होगा कि इन बच्चों को आप उस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते जैसे अभी युवाओं को किया गया, क्योंकि युवाओं को आइसोलेट कर दिया गया, अकेले रहना है, अकेले टॉयलेट यूज़ करना है। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे के साथ ये नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो चल रहा था कि कोविड वार्ड में कोई नहीं जा सकता, कोई देखने भी नहीं जा सकता, बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? देखिए, ये आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कहा जाए कि अच्छा प्रश्न किया है। ये हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि जो संक्रमित है मरीज, उससे हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बनानी है, उससे हमें मन की डिस्टेंसिंग नहीं बनानी है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मेरी माँ संक्रमित हुई थी इस दूसरी लहर में, और क्योंकि उनकी अवस्था 80 वर्ष के आसपास थी और उनको अन्य मेडिकल चिकित्सीय प्रॉब्लम्स भी थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थी, और संक्रमण भी बहुत ज़्यादा था, और दूसरी बार ये संक्रमण हुआ था, तो मैंने अपनी माँ को खोया उसमें। लेकिन मैं 6-7 दिन लगातार उनके साथ रहा। चिकित्सक था मैं, क्योंकि तो मैं तो रह रहा था। तो मैंने ये देखा कि एज सच उसके बाद भी हमको किसी प्रकार के संक्रमण की वो नहीं हुई। जैसे हम लोग हैं, चिकित्सक हैं, जब हम पेशेंट के पास जाते हैं तो हम पूरी सुरक्षा के साथ जाते हैं कि हम दस्ताने पहनते हैं, हम मास्क पहनते हैं, हम गाउन पहनते हैं, और जब हम अपनी ड्यूटी ख़त्म करके और अपने घर या छात्रावास कहीं पे भी जाते हैं, तो जो मैंने बताया कि एक संपूर्ण स्नान करना, वस्त्र बदलना, तो बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। जैसे जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो 5 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, जो अपनी नित्य क्रियाएं करने में समर्थ नहीं है, मान लीजिए, तो उसको अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता है। उसकी ज़रूर उसका सहयोग किया जाए, उसको मानसिक रूप से भी मजबूती मिलती है,
और मैंने ये देखा है कि हालांकि ये संक्रमण को रोकने के लिए एक प्रयास था और अच्छी बात है कि कोविड क्योंकि ऐसी महामारी थी जिसमें हम अटेंडेंट्स को जो तीमारदार थे उनको मरीजों के साथ में नहीं रख रहे थे। ऐसा नहीं कर देना है कि उसको बिल्कुल हमने अकेला एक कमरे में बंद कर दिया कि वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो जाए और पता चला वो अपनी दैनिक नित्य क्रियाएँ भी नहीं कर पा रहा है। तो ये एक जो बात अभी भी भाई साहब ने कही थी कि ये बहुत आवश्यक है कि हमको उसको मानसिक संबल देना है, उसको मानसिक तनाव नहीं देना है। बिल्कुल सही है। तो लू साहब, ऐसी कुछ गाइडलाइंस भी बननी चाहिए जो अभी से पेरेंट्स को पता हो और अभी से वो उसको अभ्यास करना शुरू कर दें। हमारे जो आचार्यगण हैं, अभिभावक हैं, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भाई बच्चों को केवल डराना, धमकाना, डांटना, डपटना ही नहीं है, उनको जो है कैसे उनकी जो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से और प्रेम से, असली बात जो है उनको प्रेम और प्रेम देने के लिए त्याग जरूरी है। उनके साथ थोड़ा समय बिताना है, उनके अंदर अच्छी आदतें लाने के लिए, जो अच्छी कहानी और अच्छी भावनाएं उनके अंदर जागृत करने के लिए जो 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 संस्कृति विकसित करनी है, जो संस्कार विकसित करनी है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभिभावकों के ऊपर। तो मुझे आपकी जो इस संवाद के माध्यम से ज़रूर उनको बहुत सारी अच्छे अच्छे विचार प्राप्त होंगे और उनको आचरण के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी, बहुत इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगा। इसमें आप सब लोगों को मैं हृदय से तो धन्यवाद देता हूं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद लू साहब। हेम जी भाई साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि विद्यालयों के माध्यम से सारे अभिभावकों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए? नहीं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। सरकार कितना कर पाएगी वो तो अच्छा सुझाव करना चाहिए, लेकिन अभी विद्या भारती ने विचार किया है कि एक तो ऐसे वेबिनार के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से समाज में जागृति लाना, युवाओं में लाना विशेषकर, और छोटे बच्चों में भी लाना। लेकिन उसमें एक सावधानी ये रखने की आवश्यकता है कि बच्चों में भय निर्माण ना हो। अगर भय निर्माण हो गया तो फिर और दिक्कत आ सकती है। इसलिए बिना भय के उनको केवल हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे जितने भी विषय चलते हैं, विभाग चलते हैं हमारी विद्या भारती में, चाहे वो मैंने जिसका भी बताया कि शिशु वाटिका हम जिसको कहते हैं, छोटे बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड जो नई शिशु उसमें आया शिक्षा नीति में, तो इसी प्रकार से वेबिनार के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, इस समय हमारे अनेकों विद्यालयों में, विद्या भारती के विद्यालयों में कुछ शिविर चले हुए हैं। तो इस प्रकार से अभिभावकों को जागरूक करने के, कुछ योगासन के, कुछ खेलकूद के, इस प्रकार के शिविर चल रहे हैं। तो जो आपने प्रश्न अभी उठाया है, जो सुझाव दिया है, मुझे लगता है कि विद्या भारती में हम ये करने ही वाले हैं और सरकार करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद हेम जी भाई साहब। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। डॉक्टर संदीप तिवारी जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने मुख्य वक्ता के रूप में हमारे अभिभावकों को जागरूक किया और हम निश्चित रूप से इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत से अभिभावक आज आपकी बातचीत से इस पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। लू साहब, आपने जिस तरह से आध्यात्मिक मनोवृत्ति के साथ में मन और मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया, उससे हमारे सारे अभिभावक निश्चित रूप से संकल्पबद्ध होंगे। सभी अभिभावकों को पुनः बताना चाहूँगा कि ये परिचर्चा हर मंगलवार और गुरुवार को निरंतर जारी रहेगी। अगले मंगलवार 15 जून को पुनः 3:30 बजे हम लोग इस परिचर्चा में बैठेंगे और अनुभवी डॉक्टर और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में किसी अच्छे समाज के व्यक्ति के साथ में आप लोगों का मार्गदर्शन किया जाता रहेगा। आप इसको गंभीरता से लेते हुए अपने आचार, विचार और व्यवहार में यथोचित परिवर्तन प्रारंभ कर दें, जिससे कोरोना की तीसरी लहर से हम लोग बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। धन्यवाद।